हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। उसमें हम प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके थे। फिर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर पोस्ट प्राइमरी और री इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, या फिर एडल्ट टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसके जो है 4 नाम हैं, 4 या फिर बोल सकते हैं 5 नाम, ठीक। तो इसमें हम पढ़ते हैं द इन्फेक्शन इज़ एन इंडिविजुअल हु हैज़ प्रीवियस इन्फेक्टेड और सेंसिटाइज्ड इज़ कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। मतलब सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि अगर ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अगर किसी इंडिविजुअल या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक बार टीबी हो चुकी है, फिर दोबारा से इसका जो री इन्फेक्शन होना या फिर दोबारा से जो सेल्स हैं वो मतलब कि जो वहाँ पे ट्यूबरकल सेल्स हैं उनका रीएक्टिवेशन होना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ मेनली कॉज्ड बाय रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी रीजन्स। मतलब कि दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली कैसे कॉज होता है, ड्यू टू मतलब कि रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी लेजन्स। मतलब कि रीएक्टिवेट मतलब फिर से जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो प्राइमरी लेजन्स है। प्राइमरी लेजन मतलब कि जो पहले एक बार टीबी हो चुकी है उसका रीएक्टिवेशन होना, मतलब कि रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी लेजन्स। ये जो होता है HIV एड्स की वजह से भी होता है, और बाई बेसिलाई दैट आर इनहेल्ड और इंजेस्टेड न्यूली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और मतलब कि ये बेसिलाई की वजह से भी होता है, जैसे अगर हम बेसिलाई को इनहेल कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये ट्यूबरकल बेसिलाई मतलब कि दोबारा हमारी बॉडी में इंटर कर जाती है और हमें अफेक्ट करती है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली इन्वॉल्व्स इन लंग्स एंड लेजन्स, किडनीज, मेनिंजेस, बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स। मतलब कि जो सेकेंडरी या फिर एडल्टहुड टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे लंग्स में हो सकता है, और मतलब कि किडनीज में हो सकता है, मेनिंजेस मतलब हमारी जो ब्रेन्स की लेयर होती है वहाँ पे हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स में भी ये पाया जा सकता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा अकर्स द नेक्रोटिक एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्शन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ फिजिएशन टर्म एज ट्यूबरकुलोमास। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमास, इसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ WBC। मतलब कि जैसे जो WBC का जो क्लस्टर होता है, झुंड होता है, उसको बोलते हैं ग्रैनुलोमा। मतलब कि जो WBC का वहाँ पे फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में WBC का फॉर्मेशन होने लगता है अगर द नेक्रोटिक एलिमेंट, जो कि वहाँ पे नेक्रोसिस फॉर्म करता है। द रिएक्शन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू। मतलब कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें डिस्ट्रक्शन मतलब कि टिश्यूज़ में रुकावट पड़ती है या फिर वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ सीजेशन टर्म, मतलब कि जो वहाँ पे हमारे जो लंग्स होते हैं या फिर अदर बॉडी पार्ट में जहाँ भी ट्यूबरकुलोसिस हुआ रहता है, वहाँ की जो कि जैसा मतलब होता है चीज़ लाइक अपीयरेंस। मतलब कि ये जो जैसे मतलब दूध नहीं होती, दही या फिर कर्ड नहीं होता, तो या फिर मतलब पनीर जैसे स्ट्रक्चर या फिर वाइटिश कलर के वहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं जैसे वहाँ की सेल्स जो होती हैं डेड होने लगती हैं, उसको बोलते हैं, एक वर्ड में अगर बोलेंगे टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग तो उसको बोलेंगे ट्यूबरकुलोमास, ठीक है। इसको हम ट्यूबरकुलोमास के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद ये हो गया प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ ली, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ ली, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ ली। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर, ठीक है। क्लिनिकल फीचर, मान लो किसी को टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल फीचर क्या क्या शो होंगे, उसके बारे में पढ़ना है। पेशेंट को फीवर हो सकता है, पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है, पेशेंट को फटीग मतलब जैसे थकान वगैरह हो सकती है, और डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। नाइट स्वेट मतलब रात में सोते टाइम पसीना हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका मतलब होता है कि भूख में कमी, या फिर एनोरेक्सिया, इसका दूसरा नाम होता है एनोरेक्सिया, ठीक है। क्रोनिक कफ विथ ब्लडी स्पुटम, मतलब कि जैसे लंबे टाइम तक खांसी आएगी, कफिंग होगी, और जब उसमें से जो माउथ से जो स्पुटम निकलेगा वो जो होता है वो उसमें ब्लड मतलब जैसे वहाँ से ब्लड का भी फॉर्मेशन हो सकता है स्पुटम के साथ, ठीक है। तो इसमें हम सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं नर्सिंग केयर। मतलब इसमें नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है पेशेंट की केयर में, ठीक है। नर्सेज should understand how tubercle bacilli are transmitted through air so that they
कैन टीच पेशेंट हाउ टू प्रोटेक्ट अदर्स ऑल्सो एले फेयर दैट फैमिली मेम्बर हैव रिगार्डिंग डिजीज़। मतलब कि नर्सेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड, मतलब कि अंडरस्टैंड मतलब कि उसको ध्यान से समझना है कि हाउ ट्यूबरकल बैसिलाई इज़ ट्रांसमिटेड, मतलब कि ट्यूबरकल बैसिलाई कैसे ट्रांसमिट होता है उसको हम मतलब अदर्स को कैसे बचाना है ट्यूबरकल बैसिलाई से। मतलब कि अगर जैसे पेशेंट को खांसी आ रही है या फिर स्नीजिंग या फिर छींक आ रही है तो पेशेंट को हमको समझाना है कि प्रॉपर मतलब हैंकी लगा के या फिर किसी कपड़े को मुंह पे रख के तब खांसें, जिससे जो ट्यूबरकल बैसिलाई है वो मतलब कि अदर को भी इन्फेक्ट ना कर पाए। ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट अदर्स मतलब कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं ये बताएंगे। ऑल्सो एले फेयर्स दैट फैमिली मेम्बर्स हैव रिगार्डिंग डिजीज़, मतलब कि जैसे ये भी दिखाना है जो पेशेंट को डिजीज़ हुआ है, मतलब जिसको डिजीज़ हुआ है ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके फैमिली के प्रति और मतलब पेशेंट के प्रति उसको संवेदना भी दिखाना है। ठीक है, मतलब इमोशंस फेल्ट विथ समवन। ठीक है, मतलब इसका मतलब एले का मतलब एले फेयर मतलब होता है कि जैसे किसी के प्रति संवेदना या फिर दुख जाहिर करना या फिर उसके दुख में उसका साथ देना। ठीक है, नर्सेज को या फिर मतलब ये बोल सकते हैं कि नर्सेज को चाहिए कि पेशेंट की फैमिली को या फिर अटेंडर को फुल सपोर्ट दिया जाए या फिर साइकोलॉजिकली सपोर्ट दिया जाए। ठीक है, इट इज़ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इंकरेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ पेशेंट, मतलब कि जैसे कि ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को इनकरेज करें या फिर उसमें पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें कि मतलब बीमारी आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी, खुश रहने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। ठीक है, एंड सुपरविज़न मतलब कि और मतलब कि जैसे जो पेशेंट होते हैं उनकी निगरानी करनी है कि वो इधर उधर ना भागे। ठीक है, ये सब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद एडिक्वेट न्यूट्रिशन गिविंग इज इसेंशियल टू इंक्रीज और मेंटेन बॉडी रेजिस्टेंस, मतलब कि एडुकेट मतलब कि अधिक मात्रा में या फिर प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करनी है। इज़ इसेंशियल मतलब ये ज़रूरी होता है किस लिए, टू इंक्रीज और मेंटेन बॉडी रेजिस्टेंस, मतलब कि मेंटेन बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस पावर को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट को एडिक्वेट मतलब कि अधिक से अधिक मात्रा में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, प्रॉपर डाइट दें उसको, डाइट चार्ट बनाएं उसके लिए पेशेंट के लिए। ठीक है, एंड हेल्प्स रिपेयर डैमेज्ड लंग टिश्यू, जो कि मतलब अगर प्रॉपर वो डाइट लेगा पेशेंट तो उसमें हेल्प मिलेगा जो लंग्स में जो टिश्यूज़ हैं डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर होने में। ठीक है, इसके बाद इसमें लास्ट है नर्स शुड अंडरस्टैंड द बेसिस of on which drugs are prescribed and should know and tell the patient about side effect of drugs used, मतलब कि नर्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि मतलब कि पेशेंट को कौन सी दवा या फिर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा, एंड उस पेशेंट को ये भी बताना है कि उस ड्रग से या फिर उस दवा से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके यूज़ करने से। ठीक है, तो नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट दे और मतलब ड्रग्स के बारे में बताए पेशेंट को कि इससे कोई मतलब नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, और डॉक्टर के द्वारा जो दवा प्रिस्क्राइब की जाती है उसको प्रॉपर लेने के लिए बोलें, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, प्रॉपर मतलब कि साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करें। और क्या है मतलब कि नर्स को चाहिए कि अदर जो मतलब हॉस्पिटल में या फिर अदर पर्सन जो मौजूद होते हैं उनको टीबी से बचाने के लिए पेशेंट को एजुकेट करें कि अगर उसको खांसी आ रही है या फिर स्नीजिंग हो रही है तो जो हैंकी वगैरह है कपड़े से मुंह को ढक के तब छींके या खांसे। ठीक है, इसके बाद इसमें है देखो ये डायग्राम है, ये हमारे लंग्स में जैसे वहाँ पे लीजन फॉर्म होते हैं ना, लीजन्स इस टाइप में फॉर्म होता है। ये हो गया मतलब कि ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको ये इस टाइप में दिखेगा। ये छोटा वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो लीजन्स या फिर घाव या फॉर्म हुआ है जो अफेक्टेड हमारा लंग्स है, ये हो गया हमारा प्लूरा होता है, इसको आगे समझाएंगे। यहाँ पे जो लेजेंस या फिर घाव दिख रहा है इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। बीच में ये है जेआंड सेल है। ठीक है,
ये फिर ये बीच में एपिथेलियल सेल है, और ये मतलब कि ये जो आउटर लेयर है, मतलब कि जो सबसे पेरिफेरल जो एरिया है, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ये फिर लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये सब जो है मतलब दिख रहा है ये सेंटर वाला, ये नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस फॉर्म होता है। इसमें क्या लिखा है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेनुलोमा इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रेनुलोमा मतलब बंच ऑफ WBC, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, इसको बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी उसी से रिलेटेड है, मतलब कि टीबी की 3 स्टेज होती है ना। फर्स्ट स्टेज है लेटेंट इन्फेक्शन टीबी, ठीक है। फिर सेकंड है कैविटरी इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस, फिर थर्ड है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें फर्स्ट जो है लेटेंट इन्फेक्शन, ये जो होता है ना, इसमें मतलब ट्यूबरकल बैसिलाई प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन ये जो स्टार्टिंग स्टेज होता है तो इसमें कोई साइन एंड सिम्टम कुछ शो नहीं होता है, पता नहीं चलता कि इंसान को टीबी है, लेकिन बैसिलाई मौजूद होते हैं लंग्स में, ठीक है। और सेकंड स्टेज जो होता है इसमें होता है कैविटरी फॉर्म। यहाँ पे जैसे कि हमारे लंग्स में एक घाव होता है, फिर वो जो मतलब अंदर जैसे अंदर जो है धंसने लगता है, ठीक है। कैविटी मतलब होता है जैसे गड्ढा टाइप में या फिर पिट होता है, घाव होता है, तो वो जो होता है अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, डीपली होने लगता है। फिर ये जो है ये सबसे फेटल या फिर सबसे ख़तरनाक फेज होता है। इसमें जो घाव है या फिर लेजन्स है हमारे पूरे लंग्स को अफेक्ट कर देता है। इसमें इसको हम बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। इसको किस नाम पे रखा गया, मिलेट सीड होती है ना, मिलेट सीड मतलब बाजरा होता है, बाजरा जितना बड़ा बाजरा होता है, बाजरा की सीड होती है उतने ही बड़े इसमें, उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो ये लेजन्स फॉर्म होते हैं उसी के साइज़ के होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये सबसे लास्ट इंड स्टेज होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इस केस में मतलब ये अगर ये लास्ट स्टेज आ गया तो पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।